Hello students, subject repairs and rehabilitation of concrete structure. In the previous lecture, we had studied thermal properties of the concrete and temperature differences, right? Now, let's start differential thermal exposure, which is asked in GTU examination. ये 3-4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है डिफरेंशियल थर्मल एक्सपोजर। तो क्या होता है, स्ट्रक्चरल मेंबर्स जो भी होते हैं, अगर हम वॉल कंसिडर करते हैं तो जो बाहर की सरफेस है, राइट। अगर इस तरह से ये बाहर की सरफेस है विच इज़ एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर, ये अंदर की सरफेस है। तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है थर्मल कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन है वो इसका ज़्यादा होगा और इसका कम होगा, तो डिफरेंस आएगा, राइट। वो इसी वजह से आता है कि बाहर की सरफेस में डायरेक्टली अफेक्ट होता है एटमॉस्फेयर से, विच इज़ डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द एटमॉस्फेयर, राइट, आउटर साइड। एंड इनर साइड जो है वो डायरेक्टली अफेक्ट नहीं होती क्लाइमेटिक चेंज की वजह से, राइट। तो इससे डिफरेंस प्रोड्यूस होता है, राइट। द स्ट्रक्चरल मेंबर्स लोकेटेड ऑन एक्सटर्नल फेसेस ऑफ अ बिल्डिंग हैविंग डिफरेंट थर्मल एक्सपोजर कंडीशन ऑन द अपोजिट साइड्स आर सब्जेक्टेड टू लोडिंग ड्यू टू टेम्परेचर ग्रेडियंट विद इन द क्रॉस सेक्शन ऑफ द मेंबर, राइट। वो बीम, कॉलम या वॉल हो सकता है, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल वॉल का दिया है, राइट। तो क्या होता है कि जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो टेंशन प्रोड्यूस होता है इस तरह से, राइट। और जब टेम्परेचर कम होता है तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन होता है, राइट। मतलब टेंशन इसमें ज़्यादा है क्योंकि टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है, इससे एक्सपांसन हो रहा है मतलब टेंसाइल फोर्स आएगा, मतलब टेंशन ज़्यादा रहेगा कंप्रेशन के हिसाब से, राइट। और कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, मतलब टेम्परेचर कम होता है तो कॉन्ट्रैक्शन होता है, राइट। कॉन्ट्रैक्शन होता है मतलब कंप्रेशन जो है वो इस फेस पे ज़्यादा रहेगा, राइट। कंप्रेशन जो है वो बाहर की सरफेस पे यहाँ पे इतना कम रहेगा और इस फेस पे टेंशन जो है वो ज़्यादा रहेगा क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, राइट। सो आउटसाइड समर 40 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे दिया गया है, हम यहाँ पे देखते हैं 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब टेम्परेचर यहाँ पे कम है कंपेयर टू दिस। जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पे एक्सपांशन होगा, थर्मल एक्सपांशन, और टेम्परेचर कम होगा वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा। सो ड्यूरिंग डे टाइम इन समर द आउटसाइड टेम्परेचर मे बी अराउंड 40 डिग्री सेल्सियस, राइट। समर में क्या होता है, डे टाइम में 40 डिग्री सेल्सियस रहेगा जो कि हमने फिगर में देखा, जबकि अंदर का जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, मतलब डिफरेंस आ गया, राइट। एंड ड्यू टू दिस टेम्परेचर डिफरेंस कंप्रेसिव स्ट्रेस विल बी इंड्यूस्ड ऑन आउटर फेस, राइट। सो आउटर फेस पे क्या प्रोड्यूस होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस, और टेंसाइल स्ट्रेस जो है वो इनर फेस पे प्रोड्यूस होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, राइट। ये हमारा कंप्रेसिव है और ये हमारा टेंसाइल। एंड कॉरेस्पॉन्डिंग क्रैकिंग ऑन इनर फेस, और ये डिफरेंस की वजह से टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस की वजह से क्रैक आनी शुरू हो जाएगी, राइट। दिस प्रोसेस इज साइक्लिक ड्यू टू डाययूरनल एंड सीजनल टेम्परेचर वेरिएशन कंडीशन। अब ये क्या होता है, हर दिन ये टेम्परेचर चेंज आएगा, सुबह अलग होगा, शाम को अलग होगा, सीज़न चेंज होगी, उसकी वजह से भी वेरिएशन आएगा, तो ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलती रहती है। साइक्लिक नेचर ऑफ लोडिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर इंक्रीज एज द क्रैक डेप्थ प्रोपोगेट डीपर विथ ईच साइकिल। जितनी साइकिल बढ़ेगी उतनी ही क्रैक की विड्थ बढ़ती जाएगी, राइट। क्रैक की डेप्थ जो है वो बढ़ती जाएगी, मतलब क्रैक बड़ी होती जाएगी। सो यहाँ पे ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है डिफरेंशियल थर्मल एक्सपोजर। इस टॉपिक में इतना ही है कि कंप्रेशन और टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से क्रैक जो है वो डेवलप होनी शुरू हो जाती है, राइट।
और वो जो होती है टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस वो डिफरेंशियल थर्मल मतलब टेम्परेचर के चेंजेस की वजह से होती है, राइट। डिफरेंस इन थर्मल टेम्परेचर चेंजेस। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, परमेबिलिटी ऑफ कंक्रीट। नाउ व्हाट इज़ परमेबिलिटी? परमेबिलिटी मतलब क्या होता है, हम कंक्रीट में अगर कंक्रीट के ऊपर हम पानी डालते हैं तो पानी अंदर अपना रास्ता बनाएगा, राइट। फ्लो होता है अंदर कंक्रीट के अंदर। अगर वो कंक्रीट फ्लो नहीं होने देता तो वो इम्परमेबल है। परमेबिलिटी ऑफ कंक्रीट मतलब क्या होता है कि कंक्रीट के अंदर पानी जा सकता है, राइट, वो परमेबिलिटी हुई। सो देयर आर 3 फ्लूइड्स relevant to durability which can enter into concrete। मेनली प्रिंसिपली यहाँ पे 3 फ्लूइड है जो कि कंक्रीट में एंटर हो सकते हैं। कौन से? वाटर, राइट, बिकॉज हम वाटर सीमेंट रेशियो यूज़ करेंगे, वाटर तो जाना ही है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, राइट। तो क्या होता है कि फ्लूइड जो है वो कंक्रीट के थ्रू फ्लो होता है, फ्लो ऑफ फ्लूइड थ्रू कंक्रीट, राइट। कंक्रीट के अंदर ये जो फ्लूइड होते हैं वो जाते हैं, उसका फ्लो होता है, तो उसको परमेबिलिटी बोलते हैं, राइट। द फ्लो ऑफ फ्लूइड थ्रू कंक्रीट इज नोन एज परमेबिलिटी एंड द ट्रांसपोर्ट ऑफ द फ्लूइड थ्रू कंक्रीट मतलब कंक्रीट के अंदर जो फ्लूइड जाता है वो किस पे डिपेंड करता है, तो डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रेटेड सीमेंट पेस्ट। सीमेंट पेस्ट कैसी है उस पर डिपेंड करेगा कि अंदर वाटर कितना जाएगा, राइट, कितना फ्लो होगा। एंड परमेबिलिटी इज मेनली डिपेंड ऑन कैपिलरी पोरोसिटी, एरवॉइड्स, माइक्रो क्रैक्स एंड मैक्रो क्रैक्स, राइट। कैपिलरी पोरोसिटी कैसे फॉर्म होती है, तो वाटर सीमेंट रेशियो हाई होगा या क्योरिंग प्रॉपरली नहीं हुई होगी, तो इससे कैपिलरी पोरोसिटी हो जाती है। एयरवॉइड्स मीन्स इम्प्रॉपर कॉम्पैक्शन, हम कंक्रीट का पूरी तरह से कॉम्पैक्शन ही नहीं करेंगे तो अंदर वॉइड्स जो है वो फॉर्म हो जाते हैं जिसके अंदर सिर्फ एयर होती है, तो उसको हम एयरवॉइड्स बोलेंगे, राइट। नाउ माइक्रो क्रैक, तो लोडिंग की वजह से, वेदरिंग इफेक्ट की वजह से मेंटेनेंस होता है या सेकेंडरी इफेक्ट होती है जिससे छोटी छोटी क्रैक आ जाती है, उसको हम माइक्रो क्रैक बोलेंगे। तो माइक्रो क्रैक में से भी फ्लूइड कंक्रीट के अंदर जा सकता है, राइट। देन मैक्रो क्रैक वो कैसे फॉर्म होती है, तो प्लेसमेंट ऑफ कंक्रीट, हार्डनिंग प्रोसेस, इंट्रिंसिक केमिकल अटैक, कोरोजन ऑफ रेनफोर्समेंट, ये सब होने से क्रैक जो है वो बढ़ जाती है, मतलब मैक्रो क्रैक हो जाती है। नाउ एक फिगर दिखाई गई है जिसमें परमेबिलिटी ऑफ सीमेंट पेस्ट इज़ अ फंक्शन ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो, मतलब परमेबिलिटी जो है वो वाटर सीमेंट रेशियो पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। उसमें दिखाया गया है कि बियॉन्ड द वाटर सीमेंट रेशियो ऑफ 0.55, राइट, 0.55 देयर इज एन asymptotic इंक्रीज इन परमेबिलिटी ऑफ कंक्रीट, मतलब कंक्रीट की परमेबिलिटी है उसमें अचानक से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, राइट। यहाँ पे हम देख सकते हैं फिगर में कि जैसे ही 0.55 यहाँ तक परमेबिलिटी कुछ भी नहीं है, यहाँ पे परमेबिलिटी दिखाई गई है, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, मतलब जितना कोफिशिएंट ज़्यादा होगा उतनी परमेबिलिटी ज़्यादा रहेगी, और ये वाटर सीमेंट रेशियो है। जैसे ही ये 0.3 तक तो परमेबिलिटी है ही नहीं, फिर 0.4 पे थोड़ी सी बढ़ती हैं, फिर क्या होता है 0.5 तक थोड़ी सी बढ़ती है, और 0.55 मतलब हम यहाँ पे 6 पे देखेंगे तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसके कंपेयर में ये वैल्यू बहुत ज़्यादा है, राइट। तो वो बढ़ती चली जाती है, फिर डायरेक्टली इतनी हो जाती है 0.55 के बाद सडनली इंक्रीज़ हो जाती है, मतलब इसका कोई सिम्टम्स ही नहीं है, मतलब 0.55 तक वो बहुत कम बढ़ती है, फिर अचानक से जैसे ही वाटर सीमेंट रेशियो 0.55 के आगे जाएगा तो परमेबिलिटी कुछ ज़्यादा ही हद तक बढ़ जाएगी, राइट। मतलब हमें वाटर सीमेंट रेशियो 0.55 से कम रखना है ताकि परमेबिलिटी कंक्रीट की कम रहे। नाउ एयरवॉइड्स are formed due to inadequate compaction in the form of discrete air bubbles of much larger size than capillary pores.
सो पहले हम देखेंगे कि कैपिलरी पोर्स कैसे फॉर्म होता है। So first, capillary porosity. It has been estimated that about 23% of water by weight of cement is required for chemical reaction. Chemical reaction होने के लिए 23% of water, मतलब जितना सीमेंट का वेट है, से वेट है हमारा 450 kg, सीमेंट का वेट 450 kg है, तो उसके 23% जितने होंगे उतना वाटर रिक्वायर्ड होता है केमिकल रिएक्शन होने के लिए। हावेवर फॉर अचीविंग फुल हाइड्रेशन एंड टू मेक मोर्टार और कॉन्क्रीट वर्केबल, अब क्या होता है अगर हम 23% वाटर ही ऐड करते हैं, सीमेंट का वेट है उतना, उसके 23% तक वाटर ऐड करते हैं, तो क्या होता है कॉन्क्रीट जो बनता है वो वर्केबल नहीं है, मतलब वो इजीली स्प्रेड नहीं हो सकता, पानी कम है, राइट, वो सॉलिड मतलब स्टिफ ज़्यादा लगेगा। तो उससे क्या होता है, उसे वर्केबल बनाने के लिए हम थोड़ा और पानी ऐड करेंगे। इससे क्या होता है, ज़्यादा पानी लगेगा, एक्सेस वाटर इज़ रिक्वायर्ड एंड दिस एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ वाटर विल बी इवापोरेटेड, राइट, आफ्टर हाइड्रेशन। वो क्या होता है कि ये जो एक्स्ट्रा वाटर हम जितना डालते हैं, जितना रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा डालते हैं ताकि वर्केबिलिटी अचीव हो कंक्रीट की, राइट। तो जो एक्स्ट्रा वाटर हमने ऐड किया है वो इवापोरेट हो जाएगा, हाइड्रेशन हो जाएगा सीमेंट का, जिससे वो इवापोरेट हो जाएगा, मतलब जिस जगह पे वाटर है वहाँ से वो इवापोरेट हो जाता है, राइट। तो क्या होता है कि वो जगह खाली रह जाएगी, तो वो जगह मतलब पोर्स क्रिएट होने हैं। जैसे वो जो पोर्स क्रिएट होते हैं उससे हम कैपिलरी बोलेंगे कंक्रीट में, राइट। मतलब हम कंक्रीट को वर्केबल बनाने के लिए पानी ज़्यादा ऐड करते हैं, राइट। फिर वो क्या होगा, हम कंक्रीट स्प्रेड कर देंगे। अगर हम स्लैब कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हम स्लैब बना रहे हैं, हमने कुछ ज़्यादा वाटर ऐड किया क्योंकि हमें वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट तो अचीव करनी ही है, राइट। तो हमने वो ऐड किया, स्लैब कंस्ट्रक्ट किया, फिर क्या होगा, थोड़े टाइम के बाद हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा, मतलब वाटर जो है वो इवापोरेट हो जाएगा। तो क्या होगा, जहाँ पे वाटर था वहाँ पे जगह खाली पड़ जाएगी, मतलब पोर्स क्रिएट हो जाएंगे, उसे हम कैपिलरीज बोलते हैं, right? So this extra volume of water entrapped in the cement paste after completion of hydration leaves the intercollected pores called capillaries, right, which becomes means of passage for external chemicals into the concrete। वो क्या करता है, जैसे ही जगह वहाँ पे खाली होती है, मतलब वो पैसेज क्रिएट करता है कि कोई और केमिकल अंदर आने के लिए वो जगह बन जाती है, क्योंकि वो जगह खाली है तो अंदर कुछ भी आ सकता है, कंक्रीट के अंदर कोई भी केमिकल्स आ सकता है, राइट। एंड दिस पोरोसिटी इज टर्म्ड एज कैपिलरी पोरोसिटी, राइट। वो जो खाली जगह होती है जिसको हम पोरोसिटी, मतलब जो जगह बनती है पूरी, राइट, जो पैसेज बनता है उसको हम कैपिलरी पोरोसिटी बोलेंगे, राइट। सो नाउ एयर वॉइड्स पे आते हैं। Air voids are formed due to inadequate compaction in the form of discrete air bubbles of much larger size than capillary pores, right? Capillary pores जो होते हैं, मतलब जो हमारी खाली जगह जो pores क्रिएट होते हैं उससे भी ज़्यादा साइज़ के, बड़े साइज़ के voids क्रिएट होते हैं। कैसे? कॉम्पैक्शन प्रॉपर नहीं हुआ होता है। अगर हमारा कंक्रीट का कॉम्पैक्शन हमें करना है तो हमें वाइब्रेटर्स यूज़ करने होते हैं। बाय यूजिंग वाइब्रेटर वी कैन अचीव एडिक्वेट कॉम्पैक्शन, राइट। वो अगर कॉम्पैक्शन प्रॉपर नहीं हुआ है तो वॉइड्स रह ही जाने हैं, उसे हम एयर वॉइड्स बोलेंगे। दिस एयर वॉइड्स मे गेट इंटर कनेक्टेड बाय कैपिलरी पोर सिस्टम लीडिंग टू परमिबिलिटी ऑफ कंक्रीट। इससे क्या होगा, खाली जगह बचेंगी, मतलब परमिबिलिटी, कंक्रीट के अंदर कोई भी केमिकल एंटर हो सकता है, मतलब परमिबिलिटी ऑफ कंक्रीट इंक्रीज हो जाएगी। और माइक्रो क्रैक में क्या होता है, रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर्स आर सब्जेक्टेड टू वेरियस टाइप ऑफ लोडिंग, राइट। लोडिंग आती है, स्टैटिक लोडिंग, साइक्लिक लोडिंग, इम्पैक्ट लोडिंग। तो मतलब जो स्ट्रक्चर है उसमें कभी ना कभी ये सारी लोडिंग तो आनी है। तो जैसे ही लोडिंग आती है तो क्रैक जो है वो शुरू हो जाती है, राइट। एंड लोडिंग में वेरिएशन भी आएगा, कभी लोडिंग कम आएगी तो ज़्यादा आएगा, जैसे टेम्परेचर चेंज होता है, कभी कम है तो कभी ज़्यादा होगा।
तो इसकी वजह से कंक्रीट में क्रैक आती हैं, जो छोटी छोटी क्रैक आती है उसको हम माइक्रो क्रैकिंग बोलेंगे, राइट। नाउ मैक्रो क्रैक क्या होती है? एनी क्रैक विथ विच अलाउ एग्रेसिव केमिकल्स टू ट्रैवल फ्रीली इनटू द कंक्रीट टर्म्ड एज मैक्रो क्रैक। मतलब क्रैक इतनी बड़ी होती हैं कि वो केमिकल को अंदर इजीली कंक्रीट के अंदर आने देती हैं, राइट। तो उसे हम मैक्रो क्रैक बोलेंगे। सो द थ्रेशोल्ड लिमिटिंग क्रैक width has been defined by various code of practice RCC design। RCC डिज़ाइन में कोड दिए गए हैं, वो कोड में क्रैक की width जो है उसकी लिमिट दी गई है कि इतनी लिमिट जो है वो हम इतनी लिमिट मतलब इतनी डेप्थ होगी अगर क्रैक की तो इसको हम मैक्रो क्रैक बोलेंगे, राइट। दिस वेरी फ्रॉम 0.1 to 0.3 mm, राइट। 0.1 to 0.3 mm की क्रैक होगी तो वो मैक्रो क्रैक होगी और इसमें ईजीली कोई भी केमिकल अंदर कंक्रीट में आ सकता है, राइट। नाउ कॉजेज ऑफ मैक्रो क्रैक: इम्प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ कंक्रीट, राइट, सेटलमेंट क्रैक ऑफ फ्रेश कंक्रीट, अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन, ये जो सारे हमने ऑलरेडी स्टडी कर दिए, राइट। इंट्रिंसिक सल्फेट अटैक, हीट ऑफ हाइड्रेशन, इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ कॉरिडेड रीइंफोर्समेंट, एक्सेसिव लोडिंग। इससे मतलब ये सारे जो है इसकी वजह से क्रैक बढ़ सकती है। सो मैक्रो क्रैक, कॉजेज ऑफ मैक्रो क्रैक। यहाँ पे हमारी परमेबिलिटी ऑफ कंक्रीट का पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है, जिसमें परमेबिलिटी इज रिलेटेड टू कैपिलरी पोरोसिटी, एयर वॉइड्स, माइक्रो क्रैक एंड मैक्रो क्रैक, जो हमारा पूरा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है।